देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑफिस में किन किन एप्लीकेशन की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए एक तो बनाया हमारा वर्ड, जिसका यूज़ हमने देखा ही है। कहाँ आवश्यकता लगेगी? लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, बुकलेट हो गया, कोई पेम्पलेट हो गया, है ना। इस प्रकार के वर्क में हमें वर्ड का यूज़ लगता ही लगता है। दूसरा, यदि हमें डेटा को मैनेज करना हो, कैसे मैनेज करना हो? जैसे सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, सभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है, सभी आइटम का रिकॉर्ड रखना हो, सभी लोकेशन का रिकॉर्ड रखना हो, तो उनकी कई फील्ड भी होगी। जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं तो सिर्फ स्टूडेंट के नाम से रख सकते हैं? नहीं, उसके पिताजी का नाम भी चाहिएगा, क्योंकि सिमिलर भी तो होगी ना कहीं एक जैसे स्टूडेंट भी आ जाएंगे। फिर उनको कांटेक्ट भी करना पड़ेगा, कांटेक्ट भी रखना पड़ेगा, उनका एड्रेस भी चाहिए, वो किस पर्पज से आए हैं वो भी हमें चाहिए, नहीं उनका कोर्स भी डिफाइन करना होगा। तो कई प्रकार के डेटा हो, और इनका क्राइटेरिया क्या? जैसे हम इंस्टीट्यूट लेवल पर लेकर के चले तो हमने कहा कि 100 स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना है तो आसान है। लेकिन यदि यही स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे है तो वहाँ पर 1000 स्टूडेंट होंगे कॉलेज में। यूनिवर्सिटी लेवल पर है तो 1 लाख स्टूडेंट होंगे। यदि स्टेट लेवल पे हैं तो संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये संभव है कि जैसे हम एमपी बोर्ड के डेटा की बात करें, अब एमपी बोर्ड में कोई स्कूल है, उसमें कोई स्टूडेंट है, सपोज करें कि राजेश कुमार स्टूडेंट, पिताजी का नाम जय सिंह है, तो राजेश पिता जय सिंह, तो क्या राजेश पिता जय सिंह उसी स्कूल में एक और होगा? तो राजेश कुमार तो हो सकता है लेकिन जय सिंह नहीं हो सकता। बहुत कम संभावना है, मना नहीं किया जा सकता, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है कि पिताजी भी एक जैसे नाम हो, उनका मैच करता हो। यदि बाय द बा है तो हम किस पे जाएंगे? नाम, पिताजी का नाम, सरनेम। कभी कभी ये संयोग बैठ जाता है कि नाम भी सही है, पिताजी का नाम भी समय है, और तो फिर माता जी के नाम पे जाएंगे, जिसकी संभावनाएं कम बैठती है कि माता जी का नेम भी एक जैसा बैठता हो। लेकिन पिछले सेशन में हमारी सिस्टर गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, अब तो उनका ग्रेजुएशन हो गया, तो वो जब पढ़ रहे थे तो उन्हीं की क्लास में सेम नेम की गर्ल्स है जिसका पिताजी का नाम भी वही है, माता जी का नाम में थोड़ा सा अंतर था, क्योंकि माता जी का नाम यानी हमें मामी का नाम तेज कुंवर बाई है और उनका नाम तेजू बाई है, बस इतना सा अंतर माता जी के नाम में। यानी नाम पिताजी का नाम और माता जी का नाम, सरनेम दोनों के में नहीं है। सरनेम था ही नहीं, जिस फील्ड की आपने बात की वो फील्ड था ही नहीं। तो समानता जब हो, डेटा को एक्सेस करना वहां पर थोड़ा सा पेचीदा होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जब एमपी बोर्ड में आप इनरोल करने गए तो एमपी बोर्ड को बात पता है कि ऐसी समानताएं मिलने की संभावना पूरी पूरी है, तो क्या करते हैं कि उस स्कूल के कोड के आधार पर, उस स्टूडेंट के एनरोलमेंट के आधार पर, उसके सेशन किस सेशन में वो आया उसके आधार पर, उसके जिले के आधार पर, और उसके खंड या जो कि संभागीय क्षेत्र के आधार पर एक सीरीज जनरेट करते हैं। आप यदि जैसे पिन कोड की बात करें तो हमारा जैसा पिन कोड 465,333। अब यदि हम शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में ही जाते हैं तो अन्य में क्या होगा? 331 होगा, 337 होगा, 33। आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जाइए, क्या हो जाएगा? उनके ये कोड चेंज हो जाएंगे। यानी 6 डिजिट में बहुत सारी चीज इन्होंने इंक्लूड कर रखी है। आप अदर स्टेट में जाएंगे तो यहाँ 4 6 चल रहा है, 4 5 चलेगा। यानी क्या है? इसका मतलब है कि वो पहचान जाते हैं, इस नंबर को देखते हैं उससे पहचान जाते हैं किस स्टेट की डाक है, इसलिए पिन नंबर वो जनरेट करते हैं। आप विश्वविद्यालय की बात करें, जैसे हम माखनलाल की बात करें तो माखनलाल विश्वविद्यालय में आप लोगों के जो इनरोलमेंट आते हैं वो जैसे इस सेशन के S16, फिर यहाँ पर आएगा सॉरी S24, फिर आएगा 16556, मैंने गलत डाली, 5561, और हटा कर लिखते हैं, ऐसा आएगा S24 16 या 17 5561 001।
इस प्रकार से नंबर जनरेट होता है। इसमें क्या है, तो विश्वविद्यालय में 2 सेशन चलते हैं, एक जनवरी का सेशन है, एक जुलाई का है। यानी जुलाई सेशन में भी एडिशन होते हैं और जनवरी में भी होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने W और S से डिफाइन कर रखा है, समर वेक और विंटर सीजन, इस प्रकार से। फिर इसमें 24 जो है वो ईयर है, ये सेशन को दर्शा रहा है, ये ईयर को दर्शा रहा है। 23 वाले स्टूडेंट के साथ में एस 23 आएगा। फिर यहाँ पर 16 है तो ये कोर्स कोड है, 16 है तो पीजीडी बता रहा है, 17 है सेम स्टूडेंट का नंबर हो सकता है कैसा, एस 241655 क्या अंतर इनमें, सिर्फ एक 7, 16 है पीजीडीसी है, 17 है डीसी है। यहाँ पर फिर ये है स्टडी सेंटर कोड, किस सेंटर पे गया। यदि यहाँ पर सेम, ये पूरा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हो गया 5524, ये सार्थक कंप्यूटर हो। यदि यहाँ पर है 5565, ये शुभम एकेडमी आस्था होगी। सबका अपना हर स्टडी सेंटर, और ये है स्टूडेंट का कोड। अब यदि कोई स्टूडेंट सेम राजेश कुमार, पिताजी का नाम जय सिंह और दूसरे का भी, पहली बार में जो आया उसका 1, दूसरे बार आया वो, अब इनका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम समान होगा, लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ समान नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी समान हो तो एड्रेस इनका डिफरेंट रहेगा, इनका परसेंटेज अलग रहेगा। ठीक है, उन सभी पे यानी नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन्होंने किस सेशन में 12th किया, डीसी है तो, पीजीडी से तो किस सेशन में ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में किया तो क्या किया, क्या परसेंटेज रहा, उन सब के आधार पर एक नंबर जनरेट कर दिया। ये क्या कहलाएगा, यूनिक नंबर, जिसको हम बोलेंगे इनरोलमेंट नंबर। ताकि हम दोबारा से एक्सेस करें तो इस यूनिक नंबर से ही करें, या तो ये यूनिक नंबर, या हम अपने डेटाबेस के लिए, जैसे आप लोगों का डेटाबेस के लिए हम मोबाइल नंबर आप लेते हैं, हम आपसे जब भी आप फीस जमा करते हैं तो आपसे मोबाइल नंबर मांगते हैं, मोबाइल नंबर बताइए, क्यों, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर भी तो यूनिक है ना, एक नंबर क्या दोबारा चलता है, सेम नंबर आपका कहीं और चल रहा है, यदि चल रहा है तो फिर 2 नंबर समान पे फोन किसे करेगा, कंपनी पूछेगी फिर आपसे कि इसको लगाऊं कि इसको लगाऊं, किसको लगाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। तो वो अपने आप में एक सीरीज यूनिक है, लेकिन उस मोबाइल नंबर से हम ये नहीं पकड़ पाते हैं कि स्टूडेंट किस सेशन का था, किस सेशन में एडमिशन इनका हुआ था, तो उसके लिए हमने एक इनरोलमेंट नंबर बना दिया। यहाँ सीधे यूनिवर्सिटी फाइंड कर लेगी कि आप किस, जैसे आपका 12th की मार्कशीट बाय द वे गुम हो गई और आप एमपी बोर्ड जाएं, वैसे आजकल जाने की जरूरत नहीं है, एमपी बोर्ड की साइट पे एमपी ऑनलाइन तो सर्विसेज है, जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डुप्लीकेट मार्कशीट ले सकते हैं। लेकिन बाय द वे यदि आप बोर्ड जाएं और वहां से आप डुप्लीकेट मार्कशीट की गए तो वो आपसे मांगेंगे इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट नंबर मांगते ही, लेते ही वो आपसे नहीं पूछेंगे किस जिले से आए हो, किस तहसील से आए हो, किस खंड से आए हो, कुछ नहीं पूछेंगे, उनके पास सब कुछ है, उस इनरोलमेंट नंबर में ही सब कुछ निहित है कि इसका संभाग कौन सा है, इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इवन इसका डिस्ट्रिक्ट में जो क्षेत्र कौन सा है, जिसे संकुल कहते हैं, संकुल लगता है, संकुल कौन सा है, उसके आधार पर इनरोलमेंट का डेटा तुरंत फाइंड कर देंगे और दे देंगे। आजकल तो ऑनलाइन ही हो गया, और ऑनलाइन जो होता है वो भी ऐसे ही होता है। तो ये डेटा का एक सिक्वेंशियली तरीका है जहां पर हम लोड करके डेटा को सेव करके दोबारा से उसको एक्सेस कर सकें। तो उस टेक्निक के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को डिजाइन किया। प्रारंभिक समय में एक्सेल का यूज लिमिटेड था, जिसके अंतर्गत गुणा, भाग, जोड़, घटाव इस प्रकार के कैलकुलेशन किए जा सकते थे। लेकिन आज की स्थिति में उन्होंने देखा कि आज मल्टी का काम है, और जब मल्टी वर्क होते हैं तो डेटा भी अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि एक समय सीमा हुआ करती थी बिजनेस की भी, यदि व्यापार की बात करें तो सीमा हुआ करती थी, एक क्षेत्र में ही व्यापार था। लेकिन ऑनलाइन आने के कारण अब आपके व्यापार की कोई सीमा नहीं रही है, अब असीमित हो गए। जैसे सुजालपुर में आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो क्या कहीं भी बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, क्योंकि एक समय में आवागमन के साधन नहीं थे। यदि आप ने जैसे ऑनलाइन मोबाइल बुक किया, अभी कुछ सेशन पहले ही तक, कुछ समय पहले तक की यदि हम बात करें, आज से 2 साल पहले की बात करें, तो आप
जो है कि मोबाइल आपने बुक किया है तो आप नियरेस्ट सिटी का एड्रेस देते थे, वहां पे आपको डिलीवरी। यदि टीवी या इस प्रकार के बड़े आइटम आपने बुक किए हैं तो आपको डिलीवरी यहाँ मिलेगी नहीं, वो तो भोपाल ही जाके लेना पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति में गांव गांव जा रहे हैं, बल्कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो तो कई ब्यूटी और कॉस्मेटिक के ऑर्डर ऑनलाइन दे देती है, पति जी को मालूम ही नहीं है, पति परमेश्वर को मालूम ही नहीं है। क्योंकि एक समय क्या होता था कि गृहिणी बोलती थी कि ये लेके आ जाना, वो लेके, अरे यार मैं तो भूल गया। लेकिन आज क्या हो रहा है, पति घर आए इसके पहले सामान घर आ जाता है, हो रहा है ना। तो क्योंकि आवागमन के साधन सुगम हो गए, वो हो गया। और ऑनलाइन तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में डेटा भी बढ़ेगा, और जब डेटा बढ़ेगा तो उसको मैनेज करने के माध्यम पर भी हमें जाना पड़ेगा। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर को और डेवलप किया। जैसे एक समय में ऑफिस 97 आया करता था, जिसका मैंने जिक्र आपको किया भी था। फिर 2000 आया, 2003 आया, 2007 आया, 2007 के बाद 2010 आया, 10 के बाद 13 है, 16 है, 19 है, 21 है, 365 है। सर कई वर्जन आते हुए, और इन वर्जनों का सबका कहीं ना कहीं मैकेनिज्म है अपडेशन, आवश्यकताओं की पूर्ति। हालांकि हम पूर्णतः आवश्यकता की पूर्ति कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और आवश्यकता तो असीमित है, पर हाँ हमें काम को आसान बनाना है, थोड़ा सा इजी बनाना है कि हम तुरंत उसको सही तरीके से, ताकि कहीं ना कहीं विषमताएं नहीं आए, विसंगतियां ना हो, और व्यवहारिकता ठीक ठाक चलती रहे। तो डेटा को मैनेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट देता है हमें एक्सेल। ठीक है, एक्सेल को ओपन करने के लिए स्टार्ट को हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर टाइप करना होगा आपको एक्सेल। ठीक है, तो ये एक्सेल आ जाएगा। अभी हमारे इसमें एक्सेल 2013 है, लेकिन 13 के बाद 16, 19 और इन पे भी आप काम कर पाएंगे। अभी तो इसमें भी काफ़ी फॉर्मूले हैं, पर हाँ नए वर्जन में कुछ फॉर्मूले और अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसे हम क्लिक करेंगे। जैसा वर्ड ओपन होता है वैसा ही एक्सेल ओपन होता है, और एक्सेल के अंतर्गत भी आपको बने बनाए कई टेम्पलेट्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे मंथली बजट की बात करें, बजट और व्यू की बात करें, ऐसे कई डेटा सीट मिलती है ना। डेटा एनालिसिस के लिए यहाँ पर कई प्रकार की मेथड मिलती है। तो ये तो रेडीमेड है, इस पर तो कुछ नहीं करना होता, सेलेक्ट करो, डेटा डालो। लेकिन यदि हमें इन डेटा सीट के विपरीत कोई डेटा चाहिए तो फिर क्या, तो उसके लिए वही तरीका है कि हम अपना डेटा सेट बना लें। बनाने के लिए यहाँ पर दिया गया है ब्लैंक वर्कबुक। अभी तक हमें जब हम वर्ड ओपन करते थे तो वहां पर हमें एक ब्लैंक फाइल मिला करती थी, यहाँ पर मिलेगा हमें ब्लैंक सीट। और इस सीट को हम नॉर्मली बोलते हैं, पर पूरे को हम बोलेंगे वर्क बुक। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा ये बुक। तो एक बुक के अंदर, जैसे हमें डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर एक फाइल हमारी वर्ड में खुली है, तो उसमें होते हैं पेज, इसी में उसी पेज को हम बोलेंगे सीट। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर कितने पेज होते हैं? बाय डिफॉल्ट एक पेज होता है, बाय डिफॉल्ट तो एक होता है। और लेना है तो आप जितने चाहें उतने आप ले सकते हैं। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट एक मिलता है। पुराने वर्जन में आपको बाय डिफॉल्ट 3 सीट मिलती थी। 2007 की बात करें, 2003 की बात करें, तो उसमें 3 सीट हुआ करती थी, सीट 1, सीट 2, सीट 3। आपका काम एक में बन जाता है तो ठीक, नहीं तो दो खाली भी है, दो को डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि यदि आवश्यकता हो तो 3 में काम हो जाए, वैसे तो एक में हो जाए, नहीं तो 3 के बाद भी इंसर्ट करेगा वो। जरूर थोड़ी ना कि 3 में काम हो जाए, 3 में नहीं हुआ तो बोले इंसर्ट कर लीजिए। तो बोले 3 के बाद भी तो इंसर्ट कर रहा है, तो बोले 1 के बाद भी इंसर्ट कर सकता है, हुआ तो 1 में काम हो जाएगा, नहीं तो इंसर्ट कर लेगा। तो यहाँ पर बढ़ाया नहीं गया, ऐसा नहीं गया कि 3 के बाद 6 दे दिया, 9 दे दिया या और दे दिया। यहाँ पे 3 के बाद 1 पे आ गए, रिवर्स चले, क्योंकि 3 के बाद भी क्या कर रहा है यूजर, इंसर्ट कर रहा है। बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक के अंतर्गत 3 वर्कशीट हुआ करती थी, जिसको नए वर्जन में सिर्फ एक ही वर्कशीट कर दिया, और ये कह दिया कि जरूरत है तो आप इस प्लस को क्लिक करिए। और इसको भी थोड़ा सा इजी कर दिया, पहले राइट क्लिक कर इंसर्ट करते थे, अब यहाँ पे प्लस दे दिया कि आप जितनी चाहें उतनी वर्कशीट इंसर्ट करिए। अब जो ये वर्कशीट होती है, ये रो और कॉलम में डिवाइड है, आपको दिखाई भी दे रहा है। आड़े हैं इनको हम बोलेंगे रोज, खड़े हैं इनको बोलेंगे हम कॉलम। ठीक है, इनकी संख्या जो है हमारे
एक्सेल 2000 की बात करें तो जो रो होती थी, 2003 की बात करें तो रो की संख्या थी 65,536। ये जो है ना 1 2 3 4, इस प्रकार से कितने हुआ करते थे? 65,536। कम है क्या? यदि हम एक स्टडी सेंटर पे देखें, बैंक की बात करें तो बैंक के लिए भी बहुत बड़ा डेटा हो गया। एक बैंक में 65,000 लोगों का डेटा, जिस बैंक में 65,000 कस्टमर हो वो अपने आप में बहुत बड़ी बैंक हो गई। जैसे हम सुजालपुर की बड़ी बैंक की बात करें तो शायद वहां पर नहीं होगा, क्योंकि सुजालपुर की जनसंख्या कितनी है? 70-80 हजार। आपके 70-80 हजार ने एक ही बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है क्या? बाकी भी बैंक है, यानी किसी बैंक में इतना बड़ा डेटा नहीं होगा। तो एक पूरे बैंक का डेटा ये मैनेज कर सकता है। फिर भी माइक्रोसॉफ्ट को लगा नहीं नहीं नहीं, इसमें काम नहीं बनेगा। तो अब इसने नए वर्जन में जो संख्या दी है वो है 10,48,576। पहले कितनी थी? 65,536 थी, उसको बढ़ा के कहाँ कर दिया? 10,48,576। तो एक बड़ा डेटा आप एक सीट में रख सकते हैं, और इस सीट में भी आपका काम ना बने तो यहाँ दिया गया 1 2 3, कितना? जितना चाहे। तो एक बड़े डेटा के लिए यहाँ पर हमें स्पेस मिलता है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर बात करें कॉलम की, ये खड़े में कॉलम है ABCD इस प्रकार से, तो पुराने वर्जन में हुआ करते थे 256, 256। यानी आपको एक व्यक्ति का पूरा डेटा रखना है, तो उसका नाम, उस पहले तो सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सरनेम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वोटर आईडी, पैन कार्ड वगैरह वगैरह। इस प्रकार से कितनी फील्ड रख सकते हैं? 256 फील्ड रख सकते हैं। वैसे तो इतनी फील्ड होती नहीं, फिर भी यदि आपको लगता है तो आप रख सकते हैं। हो सकता है कि जरूरी नहीं कि आप ऐसी फील्ड ही सारा रखें, एक तरफ कोई दूसरा डेटा, एक तरफ दूसरा डेटा रखना चाहे रख सकते हैं। तो 256 था, उस 256 को बड़ा करके इन्होंने कर दिया इसको 16,384। कितने हो गए? यदि हम बात करें लास्ट का कॉलम नंबर क्या है, तो XFD। XFD कैसे आया? यानी पहले स्टार्ट हुआ A से, कहां तक गया डेटा? तो ABCDEFG, ऐसे Z तक गया। Z खत्म हो गया ना, फिर से स्टार्ट हुआ ABCD, A के साथ में सारे Z तक, फिर B के साथ में, फिर Z तक, C के साथ में Z तक, ऐसे चलते चलते आए, क्योंकि 16,000 है। तो कहां तक गया लास्ट का? XFD तक। X के साथ में F है F सीरीज में, क्योंकि F सीरीज के साथ में सारे चले हैं, और इस प्रकार से कॉलम नंबर जनरेट हुआ है। CPCT में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट कॉलम नंबर क्या होगा, तो आपको ये नहीं पूछेगा कि 16,384, वो ये नंबर पूछेगा। ये रखना आसान है, ये सबको याद रहेगा। ये रखना कठिन है कि वो लास्ट का क्या था, तो याद रखना है पड़ेगा आपको XFD। ठीक है, आप नॉर्मली मेरे से पूछ लोगे तो मैं भी याद नहीं रख पाऊंगा, रूटीन कम होता है, लेकिन आपको एग्जाम की तैयारी करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए फिलहाल अब इस डेटा सीट पर हमें डेटा बनाना होता है। ठीक है, तो डेटा बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सबसे फर्स्ट सीट तो रखेंगे सीरियल नंबर, ताकि हमें काउंटिंग पता रहे कि हमारी डेटा सीट में कितने रिकॉर्ड हैं। ठीक है, तो हमने सीरियल नंबर रखा, इसके बाद हमने टाइप किया 1 2 ऐसे टाइप किया। ठीक है, अब 1 2 टाइप करने के बाद क्या हम पूरा टाइप करें? तो यहाँ पर कर्सर की स्थिति है। देखिए अभी तक हमारा जो कर्सर एरो चलता था एक्सेल में इस प्रकार से चलेगा। यदि आपने किसी को सिलेक्ट किया है तो ये वाला एरो, यदि सिलेक्ट किया तो ये प्लस वाला एरो है। लेकिन यदि इसकी बॉर्डर पे ले जाएंगे मूव करने के लिए तो ये एरो चेंज हो जाएगा, एरो वाले में आ जाएगा। इससे आप कहीं पे मूव कर सकते हैं, इस स्थिति में बॉर्डर पे ले जाते ही चेंज हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे कि ये जो सेल है, खड़े में तो हमने बोला कॉलम, आड़े में क्या बोला? रो। और रो और कॉलम से मिलकर जो बना है इसको बोलेंगे हम सेल। और जहां हमारा कर्सर है इसको बोलेंगे एक्टिव सेल। ऐसे कर्सर माउस यहाँ है, लेकिन कीबोर्ड कर्सर यहाँ है, दो कर्सर इसमें। ये बता रहा है कि यहाँ टाइप होगा। पूरे सीट में टाइप कहाँ होगा? जैसे वर्ड में हमारा पेज होता है तो वहाँ पे एक कर्सर आता है, दो कर्सर वहाँ पर, माउस का कर्सर अलग, कीबोर्ड का कर्सर अलग। ऐसा ही कीबोर्ड का कर्सर ही है।
इस कर्सर में यदि हम तीनों कॉर्नर से इस कॉर्नर को देखें तो डिफरेंट, यदि यहाँ पर जस्ट ले जाएंगे तो कर्सर पूर्णतः ब्लैक हो जाएगा प्लस। यदि इसको आपने क्लिक करके ऐसे खींचा तो ये सीरीज को जनरेट करता है, उस सीरीज को आगे फिल कर देगा। हमने एक सेल को सेलेक्ट करके खींचा तो सभी में 1 1 फिल कर दिया, यानी वो समझ गया कि यूजर को बाकी में भी 1 1 ही चाहिए। लेकिन यदि यहाँ पे आपने 1 और यहाँ पे 2 ये दो लिख करके फिर दोनों को सिलेक्ट किया तो दोनों के बीच में अंतर कितना है? 1 का। यदि आपने इस सीरीज को आगे ऐसे खींचा तो दोनों के बीच में अंतर है, तो ऐसा वो समझ लेगा कि हर उसमें 1 का अंतर चाहिए। यदि आपने कोई और डेटा लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने 45 और 56 ऐसा, सॉरी हाँ काफी अंतर है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है? यदि आपने इस अंतर के आधार पर इसको लिया और खींचा तो इसी को लेकर के चलेगा और आगे का नंबर जनरेट कर देगा। इसका मतलब है कि कोई भी इस प्रकार का नंबर आप उससे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्सर की 3 स्थिति है। तो ये नंबर हमने लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यदि आपने इसमें से कोई नंबर डिलीट कर दिया, सपोज करिए कि हमने ये 10 डिलीट कर दिया, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर से उसको खींचिए, या ये 10 नंबर डिलीट नहीं किया, ऐसा नहीं किया, सपोज करिए कि हमने इस रो को डिलीट कर दिया। इस रो को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा, तो 9 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। आप चाहते हैं कि 9 के बाद 10 ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले, तो इस नंबर को भी आप ऑटोमेटिक जनरेट करवा दीजिए। अब इस जनरेट करवाने के लिए हर सेल का एक नंबर होगा, सॉरी नंबर सेल का तो वैसे ही आ जाता है, हर सेल का नंबर है। जैसे इस सेल का नंबर, ये कॉलम है जी और ये है रो 7, तो इसका नंबर क्या आ जाएगा? G7। ठीक है, इसका नंबर क्या होगा? ठीक, ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल के साइन का यूज करना है, हर फॉर्मूले के आगे ये लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा रो, यानी हम ये चाह रहे हैं कि ये रो कौन सी है। ये चाहने के लिए रो टाइप किया, कोष्टक खुला, कोष्टक बंद और एंटर किया, तो इसने बताया कि दूसरी रो है। हमें भी पता है तो दूसरी रो है, ठीक है, लेकिन हमने सिस्टम से ही ले लिया। ऐसा हर रो में हमने इससे पूछ लिया कि ये कौन सी रो है, तो इसने बताया दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। यदि आपने यहां से इस रो को, अभी 10 नंबर की रो को डिलीट किया था हमने, अब हम देखिए, हम इस 10 नंबर की रो को, वही जो अभी डिलीट का प्रोसेस किया था वही अब कर रहे हैं, डिलीट को क्लिक कर रहे हैं। तो 10 नंबर की जो रो गई उससे क्या हुआ कि उसने रो को डिलीट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी 10,48,576 रो थी उसमें से एक कम हो गई, 76 के बाद अब जो है कि 75 बची है। वो क्या करता है, उस डेटा को डिलीट करता है और एडजस्टमेंट पास करता है कि अब ये जो रो है ये अपने आप में 10 है। यहाँ से 10 डिलीट हुआ क्या? पहले क्या हुआ था? डिलीट हो गया, तो क्योंकि हमने पहले वैल्यू के आधार पर काम की थी तो उसने हमारी वैल्यू खत्म कर दी। लेकिन अब वो हमें क्या बता रहा है कि ये रो, इसकी जगह जो रो थी वो 10 नंबर की थी, लेकिन उसकी जगह जब ये आया तो ये अपने आप ये भी 10 ही है। यदि आप रो को डिलीट कर रहे हो और फिर देखो, एक बार रो डिलीट कर देता हूं मैं, 2 रो को डिलीट कर देते हैं, 3 रो को डिलीट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ था डिलीट और वापस एडजस्ट किया उसने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है रो नंबर का, तो बोले ये रो कौन सी है, तो सिस्टम को बताएगा कि ये रो 9 नंबर की है। यदि हम रो को 2 को डिलीट कर दिया, इसके बाद हम लास्ट की रो पर जाएं, लास्ट की रो पे जाने के लिए स्क्रॉल मत करिएगा, नहीं तो 10 लाख में 10 दिन लग जाएंगे आपको जिससे जाते जाते। कंट्रोल के साथ में एरो डाउन पे प्रेस करिएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो आप देखो, मैं बताता हूँ आपको करके, ये ऐसे चलो, ये कर्सर रखा और चलते रहो, पहुंच पाएंगे। कंट्रोल के साथ में एरो अप फर्स्ट में, एरो डाउन लास्ट में। 10,48,576 ही है। यहाँ पर यदि आप यहाँ पर भी डिलीट करके ऐसा लगे तो आप यहीं भी डिलीट करके देख लो कि ये 4 रो नहीं चाहिए यार, मैं तो 72 तक ही बहुत है। समझ रहे? डेटा डिलीट होगा, आपकी रो डिलीट होगी ही नहीं। जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि यदि कोई डेटा जाता भी है तो जाए, सीरियल नंबर हमारा वही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक नंबर का इसमें मामला गड़बड़ आ रहा है, तो ये एक ज्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है? एक ज्यादा दे रहा है ना, एक आना चाहिए, आ कितना रहा है?
क्योंकि एक फील्ड में तो हमारा सीरियल नंबर है तो इसको छोड़ेंगे, ये भले नंबर है लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, एक दो की सीरीज में चाहिए, एक स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट। तो आप क्या करो, इस फॉर्मूले के आगे एक ज़्यादा दे रहा है बोले उसमें से एक कम कर दे, जो भी नंबर आए उसमें से क्या कर दे, -1, एक घटा दे, क्या आया 1। और इसी फॉर्मूले को क्योंकि हमने सीरीज लागू कर रखी, डबल क्लिक कर दीजिए, सब पे लागू हो जाएगा। तो क्या आ गई फॉर्म हमारी 1 2 3 की फॉर्म। यदि आप इसमें से कुछ नंबर डिलीट कर देते हैं, ठीक, ये एडजस्ट करेगा, यदि यहाँ डेटा रहेगा तो ये गलती मत कर लेना कि डेटा भी आ जाए, तो गया तो डेटा तो जा ही रहा है हमारा, ठीक है, ये ऑटो सेट है इसलिए आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेल नंबर के बाद एक फील्ड रखनी है हमारे इनरोलमेंट। इसके बाद हम रख लेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी DOJ। इसके बाद हम रख लेंगे नेम, फादर्स नेम, फिर रख लेंगे हम मोबाइल नंबर, इसके बाद कोर्स, ठीक है, कोर्स के बाद एड्रेस भी चाहिए हमें। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन फीस या एडमिशन फीस, फिर हम रखेंगे एग्ज़ाम फर्स्ट फी, एग्ज़ाम सेकेंड, ठीक है, और अदर, फिर रखेंगे हम टोटल, फिर रखेंगे हम डिस्काउंट, फिर रखेंगे हम ड्यू। ये हमने इतनी फील्ड अभी बनाना है आपको, ठीक है। इसी के साथ इसकी जो फॉर्मेटिंग है, ये मेन्यू को आप देखेंगे तो ये पूरा वही लग रहा है आपको वर्ड जैसा, देखा देखा। और इसलिए हम एक्सेल में वर्ड के ऑप्शंस नहीं पढ़ाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जो मेन्यू सिस्टम हमने वर्ड में पढ़ लिया है, जो ऑप्शन हमने पढ़ लिया, उसके बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिकल तो सब करना है। जैसे हमें इस डेटा को थोड़ा व्यवस्थित यानी इस सीट की फॉर्मेटिंग करना है तो उसको सिलेक्ट किया और इसका कलर हम कर लेते हैं कोई भी कलर जो आपको पसंद हो, ठीक है। मैं डार्क कलर कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। बाकी इसका भी करना है हमें, तो यहाँ सिलेक्ट किया, पूरा रो सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करेंगे तो जहाँ तक डेटा है वहाँ तक सिलेक्ट कर लेगा, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन से, ठीक है। इसके बाद हम इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अभी यहाँ बॉर्डर दिखाई नहीं देता, बॉर्डर को शो करने के लिए यहाँ बॉर्डर ऑप्शन है ही, और बॉर्डर को हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको कम से कम 20-20 रिकॉर्ड इसमें फीड करना है, ठीक है। बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको सेव कर देंगे। सेव भी लोकेशन याद रखना D ड्राइव में करिएगा, ठीक है, क्योंकि डेटा लॉस हो सकता है। D ड्राइव में आप अपना नाम से फोल्डर बना लेना, मैं आपकी पेज के नाम से बना देता हूँ एक फोल्डर। कहाँ जाएंगे, न्यू फोल्डर पर जाएंगे, एक फोल्डर बना लेंगे, आप अपना नाम डालिएगा। 4 to 6 में ऐसा कर देता हूँ, इसको डबल क्लिक करेंगे और फाइल का नाम आप दे सकते हो, ठीक है। सेव कर दिया, क्लोज कर देंगे। 20 रिकॉर्ड कम से कम इसमें होना चाहिए। इतना आज का प्रैक्टिकल करिए।